Hi everyone, once again I welcome all of you in Sunrise Job Academy YouTube चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत मैं करता हूं अपने Sunrise Job Academy YouTube चैनल में। Today we discuss very interesting, very fantastic and most important point of your examination। आज आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही इंटरेस्टेड टॉपिक को चर्चा करने जा रहा हूं। Today I continue the same topic that is pronoun and today I will teach you about the relative pronoun। आज मैं आप लोगों को relative pronoun के बारे में बताऊंगा। Something different studies we get here। हम लोग इस चैनल पर कुछ और लोगों की अपेक्षा बेहद ही अलग तरीकों से यहाँ हम लोग एक कॉन्सेप्ट को गेन करते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई स्टार्ट रिलेटिव प्रोनाउन। इन द सेंस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, यदि मैं बात कर लूं रिलेटिव प्रोनाउन की तो अभी तक आपने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो मैं आपको आज कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, वाकई में यह कॉन्सेप्ट आपको बेहद ही यूनिक लगेगा, वह अजूबा है। यदि यह आपको टॉपिक पसंद ना आए तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देखना बंद कर देंगे, लेकिन आई अश्योर यू if you continue and maintain this video then I assure you never want to leave and quit this channel। यदि मैं आपकी बात कर दूं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लें तो आप इस चैनल से कभी भी अलग नहीं होंगे। दिस इज माई प्रॉमिस, ये मेरा वादा है। आइए रिलेटिव प्रोनाउन ग्रुप में आपने पढ़ा होगा बचपन में हूं के बारे में, विच के बारे में, डेट के बारे में, whose के बारे में एंड whom के बारे में। These five words are known as relative pronoun। First one is whom, which, that, whose and whom। इन्हीं पांच वर्ड्स को, इन्हीं पांच शब्दों को इंग्लिश की दुनिया में रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में अगर मैं कह दूं तो बेहद ही हम लोग मैजिकल कॉन्सेप्ट के तहत इनकी एग्जैक्ट यूजेस को देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं, एट फर्स्ट वी गेट द नॉलेज ऑफ whom, which एंड नेक्स्ट वन that। सबसे पहले अगर पहली बात करूं मैं whom, which और that के बारे में, तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि whom का प्रयोग हम लोग लिविंग के लिए करते हैं और which का प्रयोग हम लोग नॉन लिविंग के लिए करते हैं। और नेक्स्ट वन अगर मैं बात कर लूं तो that का प्रयोग दोनों के लिए होता है। दोनों का मतलब ये हुआ कि लिविंग या फिर नॉन लिविंग। जैसा यह आपको टॉपिक से ही पता चल रहा होगा कि प्रोनाउन, जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, इन बिहाफ ऑफ नाउन एंड इन सपोर्ट ऑफ नाउन। यह आपको कंफर्म प्रोनाउन से ही मेंटेन हो पा रहा होगा कि यह नाउन के बदले में आएंगे। इसका मतलब whom, which, that, whose and whom की जो मैं बात करने जा रहा हूं, that we are talking about these all words, these all words are used in place of noun। The noun which is living that will take whom, the noun which is non-living that will take which, and the noun that will be either living or non-living that will take that। अगर मैं इसी बात करूं थोड़ा सा देखते हैं, यहीं से मैं आप लोगों को विभिन्नताएं शुरू कर रहा हूं। एडवांटेज इस वीडियो, इस चैनल पर आपको कौन सी एडवांटेज से मुलाकात कराई जा रही है। ध्यान दें, अगर मैं ऐसा कह दूं कि राम इज अ बॉय is playing cricket। अगर मैं बात कर लूं तो ध्यान देंगे the sentence in which there is used noun and about that noun we are talking that will take relative pronoun। इसमें मैं बात कर रहा हूं कि राम is a boy is playing cricket। राम एक लड़का है, क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट किसने खेल रहा है, कौन खेल रहा है, यानी राम ने। राम का मतलब कॉम्प्लीमेंटेड वर्ड है इसका बॉय ने। अगर मैं इसकी बात करूं तो दैट इज लिविंग, तो लिविंग के आधार पर यह हम बात करेंगे। इनकी अगर हम सिलेक्शन करें कंपैरिजन के आधार पर तो विच तो होगा नहीं, बिकॉज दैट विल बी यूज्ड फॉर नॉन लिविंग। लेकिन मेरे पास दो चीज बच चुके हैं, एक हूं, तो यहाँ हम सक्सेसफुली हूं का प्रयोग करेंगे। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो दैट का भी प्रयोग नॉन लिविंग में करते हैं। अगर मैं यहाँ दैट का प्रयोग कर दूं तो यह दैट का प्रयोग गलत होगा, दैट का प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग इंपॉर्टेंट दैट हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड इट। इसके पीछे कुछ न कुछ छोड़ दिया गया होगा। आइए क्या छोड़ा गया होगा, मैं उसी को रिकॉल कर रहा हूं। whom and which we
whom and which on the basis of living and non-living used for definite और indefinite noun। वैसे नाउन जो डेफिनिट हो या इनडेफिनिट हो उनके लिए हम लोग लिविंग नॉन लिविंग के आधार पर इसका प्रयोग करते हैं विच का। लेकिन मैं डेट की अगर बात करूं तो डेट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर डेफिनिट नाउन, डेट इज नॉट यूज्ड फॉर इनडेफिनिट नाउन। डेट की अगर मैं बात करूं तो डेट का प्रयोग हमेशा डेफिनिट नाउन के लिए किया जाता है, इनडेफिनिट के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर मैं बात करूं बॉय का, बॉय के मतलब में रिलेटिव प्रोनाउन आया है तो बॉय ऑलरेडी ध्यान देंगे आर्टिकल ए है, इसका मतलब इनडेफिनिट है और जब इनडेफिनिट होगा तो दैट यहाँ प्रयोग नहीं होगा, इसी वजह से यहाँ ये गलत है। ठीक है, मैं अगर ऐसा बात करूं ध्यान देंगे आई हैव अ पेन, इसके बाद मैं बात कर लूं इज कॉस्टली, ध्यान देना है आप लोगों को। मैं अगर बात कर रहा हूं यहाँ पेन, पेन आपका लिविंग और नॉन लिविंग, ऑलरेडी यह नॉन लिविंग है क्योंकि मैं कॉस्टली की बात कर रहा हूं, मैं अपने नहीं बल्कि मैं बात कर रहा हूं जो मेरे पास कलम है उसकी, जो मेरे पास कलम है उसकी मैं बात कर रहा हूं, वह महंगी है। पेन के बारे में हमको रिलेटिव यहाँ पुट करना है। अगर मैं बात करूं ऐसा ये ऑलरेडी नॉन लिविंग है तो ये चलेगा नहीं, श्योर एंड सर्टेन हूं नहीं प्रयोग करेंगे हम लोग। अब मेरे पास विच या डेट होगा, इससे पहले मैं रिकॉल कर रहा हूं क्या डेफिनिट या इंडेफिनिट, ऑलरेडी इंडेफिनिट, दैट मींस ये भी नहीं चलेगा क्योंकि डेट का प्रयोग हम इंडेफिनिट में करते ही नहीं है, तो निश्चित श्योर एंड सर्टेन मेरे पास आ गया विच। मैं इसी की तर्ज पर एक चीज और बात करने जा रहा हूं, अगर ऐसा कर दें कि राम इज द डॉक्टर, इसके बाद आपको डॉट 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 होगा सर्व्स मी। अगर मैं इनकी बात करूं तो जरा ध्यान देंगे, राम इज अ डॉक्टर सर्व्स मी, यानी वह मुझे सेवा करता है, सेवा यानी दैट मींस डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर मैं बात कर लूं तो यह आपको ध्यान देना है कि डॉक्टर ऑलरेडी लिविंग है, इसका मतलब कि बीच का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हमारे पास ये दोनों बच चुके हैं, जब ये दोनों बचे हैं तो मैं देखूंगा कि यह डेफिनिट है इंडेफिनिट, आर्टिकल द आया है इसका मतलब ऑलरेडी यह डेफिनिट होगा, और जब डेफिनिट होगा तो श्योर एंड सर्टेन डेट का प्रयोग मैं कर सकता हूं। अब बात होगी कि डेट का प्रयोग मैं तो प्रयोग कर लिया, क्या यहाँ प्रयोग आपका भी हो सकता है क्या? यस, वी कैन यूज ऑल्सो हूं। क्यों हूं का मैं प्रयोग कर सकता हूं? क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कि हूं का या विच का प्रयोग हम डेफिनिट के लिए कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से एक आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा कि जिस स्थान पर या जिस फिल इन द ब्लैंक्स में या जिस जगह पर हम डेट का प्रयोग करेंगे वहां हूं और विच का प्रयोग ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं कि जहां जहां आपको हूं और विच होगा, वी नेवर यूज द सेम पॉइंट डेट, हम लोग वहां डेट का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर जहां हम बात करेंगे कि डेट का प्रयोग करेंगे वहां हूं और विच का प्रयोग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैं इसके ये तो आपको सिर्फ बेसिक में नॉलेज दे रहा था, आइए मैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ा रहा हूं। दिस रूल इंडिकेट्स वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। यह रूल आपके बेहद ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की अगर बात करूं तो बेहद इंपॉर्टेंट प्लेस मेंटेन कर रहा है। कहा है कि वर्क इन द क्लॉज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नाउन अबाउट व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड। किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन वाले क्लॉज में वर्ब का प्रयोग हम किस अनुसार करेंगे, तो उस वाक्य में जिसके बारे में रिलेटिव प्रोनाउन आया है उस वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के बदले में आया है, जिस नाउन के सपोर्ट में आया है, वह नाउन के आधार पर होगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल की बात कर लूं, देन आफ्टर मैं टॉक करूंगा एक कॉन्सेप्ट की क्या हो सकता है, ध्यान देंगे। ऐसा कह दें राम हैज मेनी पेन्स विच नॉट कॉस्टली। इसकी मैं बात करूं, ध्यान देंगे यहाँ अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन हमारे पास दो है, एक आपका प्रिंस आया है, एक आपका राम आया है। क्या मैं इस राम के अनुसार वर्ब का उपयोग करूं या पेन्स के अनुसार? अगर मैं बात करूं तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन किसके बारे में आया है? राम के लिए नाउन इस नाउन के लिए आया है या फिर इस पेन्स के लिए आया है? तो यहाँ बात कर रहा है कि विच, ऑलरेडी आप यहाँ से इंडिकेट देख रहे हो कि विच है, इसका मतलब राम के लिए नहीं आया होगा। दूसरी ये टॉकिंग किया जा रहा है नॉट कॉस्टली, कॉस्टली कौन नहीं हो सकता है, पेन या राम, तो बिल्कुल पेन, यानी पेन के लिए यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन को मैं उपयोग में लाया हूं। अब जब बात करेंगे कि
कि पेन ऑलरेडी प्लूरल है या वर्ब ऑलरेडी प्लूरल ही देगा। ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल होगा, लेकिन इसका हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप कैसे करेंगे ध्यान देंगे। किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन की मैं बात करूं, यानी हूं की बात कर रहा हूं या फिर विच की बात कर रहा हूं या डैट की बात कर रहा हूं, इनके बाद आपको वर्ब कैसे होंगे, सिंगुलर या प्लूरल। तो ठीक इसके पहले जो वर्ड प्रयोग किए गए होंगे, जो नाउन प्रयोग किए गए होंगे, इस नाउन के आधार पर आप इसका टर्म एंड कंडीशन देखेंगे। जैसे मैं इसके आधार पर इसकी बात करूं तो ठीक इसके पहले आपको नाउन प्राप्त हुआ है पेन्स। पेन्स ऑलरेडी प्लूरल, तो ध्यान देंगे आप वर्ब भी आपको क्या लग रहा है, प्लूरल। अगर ऐसा मैं बात कर लूं, ध्यान देंगे, ऐसा बात कर लूं सी इज, और या फिर ऐसा कर देता हूं यू आर अ डॉक्टर हूं डॉट 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 द पेशेंट केयरफुली। मैं इसकी अगर बात कर लूं, यहां का एक वर्ब आपको आया है सर्व। ये सर्व का कौन सा फॉर्मेट मैं दूं, इससे ठीक पहले आएंगे। इससे ठीक पहले आपको ये मिल रहा है डॉक्टर। डॉक्टर ऑलरेडी आपका सिंगुलर है, अगर सिंगुलर डॉक्टर है तो वर्ब यहाँ लेगा सिंगुलर। जब यहाँ वर्ब लेगा सिंगुलर तो सर्व का हो जाएगा आपको सर्व्स। कॉन्सेप्ट आप बिल्डअप करने का प्रयास करेंगे। नथिंग इज, दिस पॉइंट इज नथिंग बट कॉन्सेप्ट। आपको ये पॉइंट कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होगा कि आपको हूं, विच और डेट जहां भी प्रयोग किए गए हैं, ठीक उसके पहले वाले वर्ड का टर्म कंडीशन देखेंगे। यदि यह वो नाउन आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब यहाँ सिंगुलर, यदि यह नाउन प्लूरल तो यहाँ वर्ब प्लूरल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस concept we can say who, which and that have no capacity for getting a suitable verb after themselves। अपने खुद बात अपना सुटेबल वर्ब क्यों क्या लेगा, यह डिपेंड इस पर नहीं करता है। Now we talk about the use of whom, whose and whom. Here we also get the differences among these all words। इन तीनों वर्ड्स के बीच में अंतर क्या होंगे, हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सी बात आप लोग समझ जिक्र करना चाह रहा हूं कि हम आप सब लोग जानते होंगे अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमेशा कोई ना कोई वर्ब आता है। नेक्स्ट वन मैं अगर बात कर लूं पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा हम लोग को कोई ना कोई नाउन आता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया है आपके साथ। एंड ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक बात आप स्पष्ट होगा कि ऑब्जेक्ट विल नॉट टेक एनी वर्ब। ठीक है, अब इसी पर ध्यान देंगे आप कि हम जनरली अगर बात करें तो इसी पर मैं आप लोगों को रनिंग करवा रहा हूं। अब मैं बात करने जा रहा हूं इनकी प्रयोग के बारे में, ध्यान देंगे। जनरली हूं इज यूज्ड एज अ सब्जेक्टिव केस। जब हूं का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में कर रहे हैं, इसका मतलब कि हूं के तुरंत बाद जस्ट आफ्टर हूं वी गेट वर्ब, बिकॉज आफ्टर सब्जेक्ट देयर विल बी यूज्ड वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अतः हम बात कर सकते हैं कि हूं के बाद हमेशा वर्ब मिलेगा। whose is used as a possessive adjective। whose का जो प्रयोग किया जाता है एज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव किया जाता है, अर्थात whose के बाद हमें जब भी मिलेगा तो कोई ना कोई नाउन मिलेगा। एंड whom is used as an objective case, यानी whom के बाद कुछ भी हो सकता है लेकिन वर्ब नहीं होगा। आप इस पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे, इससे काफी ज्यादा प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। Just get question as well as example related to use of whom, whose and whom। आइए मैं whom, whose और whom से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन को करते हैं। There was a water barrier whom had two large pots। कह रहा है कि पानी धोने वाला था। whom के बाद मैंने क्या बताया, whom के बाद कुछ भी हो सकता है लेकिन वर्ब नहीं होगा। इसका मतलब कि बिल्कुल गलत है। गलत कैसे है, क्योंकि whom के बाद वर्ब आता ही नहीं है। अब आपको whom के बाद यहाँ वर्ब दिख रहा है, इसका मतलब दैट इज इनकरेक्ट। सही क्या होगा, तो हम लोग ये जानेंगे कि आखिर वर्ब किसके बाद आता है। तो आपको पता है कि वर्ब whom के बाद आता है, इसका मतलब किसके जगह पर whom प्रयोग करना है। नेक्स्ट वन, whom के बाद जब भी आता है तो वर्ब आता है, क्योंकि whom का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में करते हैं। देखेंगे यहाँ आया है फादर, इसका मतलब ये गलत होगा। तो फादर क्या है भाई, ये ऑलरेडी नाउन है। जी हाँ, बिल्कुल नाउन है। तो नाउन किसके बाद आता है, तो
पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में कौन होता है, तो ये होता है whose। नेक्स्ट वन मैं बात कर लूं कि आई हूं के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब। आया क्या है, यहाँ आया है आई क्या है भाई, एक प्रोनाउन है। तो मैं यहाँ ऑलरेडी whose का भी तो प्रयोग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि whose के बाद वर्ब आना चाहिए, whose भी नहीं होगा, who भी नहीं होगा, तो श्योर एंड सर्टेन आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन होगा, वो होगा whom। और आगे मैं बात कर रहा हूँ गिव्स। गिव्स क्या है, एक वर्ब है, तो वर्ब whose के बाद नहीं आता है, किसके बाद आता है, वो आता है आपको whom के बाद यानी whom। इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, जो आपको बेहद ही यह पॉइंट हेल्प करेगा। देखिए यहाँ मैंने आपको दो सेंटेंस को डिस्प्ले किया है। राम हैज अ काउ whom I know gives 5 kg milk daily। नेक्स्ट वन इज रवि इज माय क्लास टीचर whose I think father is an officer। देखने में आपको दोनों गलत लग रहा होगा। क्यों गलत लग रहा है, क्योंकि मैंने बताया whom के बाद, मैंने तो बताया कि whom के बाद आता है वर्ब, वर्ब यहाँ नहीं है। मैंने बताया कि whose के बाद आता है नाउन, नाउन भी यहाँ नहीं है। लेकिन याद रखेंगे दोनों का दोनों बिल्कुल सही है। अब यही इसी तरह का प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है और बहुत सारे विद्यार्थी इसको गलत करके आ जाते हैं। तो आपको आज के बाद गलत नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको इसको बहुत बेहतरीन तरीकों से बताने जा रहा हूं। समझने का कोशिश कीजिए। मैंने ऐसा पढ़ा कि whom के बाद जनरली whom का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में किया जाता है, तो whom के बाद ऑलरेडी वर्ब आता है। मैंने कोई गलत नहीं पढ़ा, ये बिल्कुल सही पढ़ा। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि whom के बाद आपको एक क्लॉज का भी प्रयोग हो सकता है। कब, जब इस क्लॉज के तुरंत बाद एक वर्ब का प्रयोग किया गया हो। यदि इस क्लॉज के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। अब एक बात और याद रखेंगे, ठीक, यह वर्ब का जो हम लोग परिचालन करेंगे, जो वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस नाउन, जो मैंने आपको पीछे पढ़ा भी दिया, इस नाउन के अनुसार यह वर्ब का प्रयोग करेंगे। यह सिर्फ आपको, अगर मैं इसको हटा दूं तो इसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो आपको चाहिए था वो ऑलरेडी मिल चुका होगा, मिल गया भी होगा। तो आपको ऐसा भी भ्रमित करने के लिए दिया जाता है। इसका हिंदी में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे मैं इसको हटा दूं, ध्यान देंगे तो होगा कि राम हैज अ काउ, राम हैज अ काउ who gives 5 kg milk daily। राम के पास एक गाय है जो प्रत्येक दिन 5 केजी दूध देती है। अगर मैं इसको ऐसा कह दूं सिर्फ कि आई नो, तो आपको हिंदी मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं होगा। राम के पास एक गाय है जो मैं जानता हूं 5 केजी दूध देती है। कोई आपको अलग नहीं है, कोई आपको इसमें दुविधा की बात नहीं होगा। सिर्फ आपको समझना होगा, ये आपको भ्रमित करने के लिए क्लॉज दिया जाएगा। क्लॉज रहे या न रहे, सेंटेंस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उसी तरह अगर मैं यहाँ बात कर लूं तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा कि whose के बाद आपको ऑलरेडी नाउन तो आना ही चाहिए। लेकिन याद रखेंगे बिल्कुल सही मैंने पढ़ा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि whose के बाद एक सुटेबल क्लॉज आ जाए, देन आफ्टर वी ऐड और नाउन। आपको ये भी अंतर कोई नहीं पड़ेगा, ये भी सेंटेंस का कोई मीनिंग चेंज करने के लिए प्रभावकारी नहीं होगा। मैं ऐसा कह रहा हूँ, रवि इज माय टीचर, माय क्लास टीचर whose I think father is an officer। करेक्ट, रवि मेरे क्लास टीचर हैं जिसका या जिनका मैं समझता हूं, मैं सोचता हूं पिताजी ऑफिसर हैं। यदि मैं हटा दूं इसको, अगर मैं हटा दूं तो सेंटेंस का कोई असर नहीं पड़ेगा। रवि मेरे क्लास टीचर हैं जिनके पिताजी एक ऑफिसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपको ध्यान देंगे, ये चीजें आपको देगा, ये आपको भ्रमित करने लग देगा, आप इससे भ्रमित नहीं होंगे। तो आई होप आप बेहद ही अच्छे पॉइंट ये सब देखे होंगे और आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। हाँ, एक बात और याद रखेंगे, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दूंगा, और जैसे मेरा अगला वीडियो आएगा तो आप उसको देखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं इस रिलेटिव प्रोनाउन का निचोड़ एकदम आपको देने वाला हूं, ताकि किसी किताब में आपको प्रश्न ढूंढने की जरूरत नहीं हो और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं हो। सिर्फ एग्जाम में जाए और दे दना दन टिक आउट करके आए। जय हिंद, जय भारत।